बंटी का होश उड़ना और आदित्य की दर्दनाक मौत। एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अफसोसनाक और डरावने माहौल से होती है। बंटी और घर के बाकी लोग अचानक एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ देखते हैं। बंटी समझ नहीं पाता कि आखिर वहां क्या हुआ है। जब वो पास जाते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका होता है। आदित्य, एक मासूम लड़का, खून में लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। अवनी और ईशा भाभी चीखती चिल्लाती हुई वहां पहुंचती है। अवनी अपने प्यारे आदित्य को इस हालत में देखकर अपना आपा खो बैठती है। सब लोग यूस फौरन हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, लेकिन आदित्य के जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो मौकाए वारदात पर ही अपनी आखिरी सांसें लेता है और दम तोड़ देता है। आदित्य की मौत से अवनी पर घावों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो खुद को और दादा भाई सूरज को इसका जिम्मेदार ठहरती है। अवनी रो रो कर कहती है, मैं तो आदित्य की जान बचाने के लिए दूसरी शादी करने को भी तैयार हो गई थी। तुम दादा भाई के पास क्यों गए आदित्य? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? टूफ सूरज, दादा भाई पर इल्जाम और परिवार का गुस्सा। आदित्य की मौत की खबर जैसे ही दादा भाई के दरबार और घर पहुंचती है, वहां कोहराम मैग जाता है। घर का हर सदस्य सूरज को इस ट्रेजेडी का कसूरवार ठहरता है। बंटी और बंटी जैसे लोग कहते हैं कि आदित्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी और वो उसे नहीं निभा पाए। लेकिन चाचा जी और घर के बड़े सूरज पर गरजती आवाज में कहते हैं, गलत का रास्ता कभी सही नहीं हो सकता। तुम अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया और आज उसका नतीजा देख लो। एक मासूम लड़के की जान चली गई। मोनिका और परिवार के बाकी लोग भी सूरज को सुनते हैं कि दादा भाई बनने के घमंड में उसने एक मासूम लड़के की जिंदगी तबाह कर दी। सभी लोग कहते हैं कि सूरज का ये मसीहा बनने का शौक अब सब पर भरी पड़ रहा है। 3. अवनी का पागलपन और गुण छीनने की कोशिश। आदित्य के जनाजे और खून से भरे माहौल में अवनी की मेंटल कंडीशन बिल्कुल बिगड़ जाती है। वो गुस्से और सदमे में आपे से बाहर हो जाती है। वो सीधे दादा भाई सूरज के सामने आकार खादी हो जाती है और उसे खूनी और कत्ल करार देती है। अवनी चीखते हुए सूरज से कहती है, आपका कानून तब कहा गया था जब मुझे और मेरे आदित्य को दूर किया जा रहा था। क्यों लोगों के अंदर गलत काम करने से पहले कानून का दार नहीं होता? इसके बाद अवनी इतनी वायलेंट हो जाती है कि वो सूरज की गन, पिस्तौल छीनने की कोशिश करती है और कहती है। अवनी सूरज के सामने एक बहुत ही अजीब और शॉकिंग शॉट रखती है। वो कहती है कि अगर सूरज अपनी गलती का कफरा अदा करना चाहता है तो उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो मेरी जान ले लीजिए या फिर मुझसे शादी कर लीजिए दादा भाई, क्योंकि मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। अब मेरी जान तभी बचेगी जब मैं दादा भाई की पत्नी बनूंगी। ये सुनकर खुशबू भाभी, काव्य और वहां खादी ईशा सब शाशदार रह जाती है। सूरज पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी ईशा वहां मौजूद होती है। सूरज अवनी को समझाने की कोशिश करता है, अवनी, मैं शादीशुदा हूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें छत, सहारा जरूर दूंगा। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ करना चाहो उसमें मैं मदद करूंगा। जब तक तुम्हें सही साथी और सही रास्ता नहीं मिल जाता, तुम मेरे घर में रहोगी। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन अवनी कहती है कि उसे सूरज से कोई जिम्मेदारी या रहम नहीं चाहिए, उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर वो दादा भाई की पत्नी नहीं बनेगी तो समाज उसकी इज्जत को टाटार कर देगा। 5. तैमा का गुस्सा और सूरज को घर से निकलने का हुक्म। जब ये तमाशा घर पहुंचता है तो तैमा का गुस्सा सैटवेन आसमां पर पहुंच जाता है।
वो सूरज पर बुरी तरह बरस पड़ती है और उसे गुंडागर्दी छोड़ने को कहती है। तैमा सूरज को उसकी औकात और गलती याद दिलाते हुए कहती है, तेरी फितरत में गुंडागर्दी है। मेरी ईशा बहू ने तुझे आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तू ऐसा गुंडा बन गया। कानून को देखा नहीं और उसका नतीजा देख। आज एक घर का चिराग बुझ गया। तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, निकल।